हेलो दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेट में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यानी जिसे हम कहते हैं एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम। और दोस्तों तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम करीब है और वहाँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है एनसीएफ। तो दोस्तों शुरू करते हैं और दोस्तों अंत तक बने रहे हमारे वीडियो के साथ ताकि दोस्तों आप अच्छे से समझ सकें इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह विद्यालय, सबसे पहले इसका दोस्तों स्टार्टिंग में देखते हैं है क्या कि यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। नवीनतम कैसे दोस्तों? लेटेस्ट, यानी सबसे लेटेस्ट दस्तावेज या सबसे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट जो है विद्यालय शिक्षा का वो है एनसीएफ 2005, यानी इसके बाद कोई और एनसीएफ अभी नहीं आया है। आगे दोस्तों इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। माने ऐसे ही किसी ने नहीं कर दिया, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंटरनेशनल लेवल के दोस्तों शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट थे और वैज्ञानिक थे और साथ में विषयों के विशेषज्ञ थे, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ थे, वह अध्यापकों ने मिलकर दोस्तों इसको तैयार किया है। आगे दोस्तों बात करते हैं कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर, जो मानव विकास जो संसाधन मंत्रालय है उसके पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों ने नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। फिर से एक बार, मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों ने नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। आगे है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 दस्तावेज का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उद्धरण से होता है। तो दोस्तों प्रश्न बहुत बार पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 दस्तावेज का आरंभ जो होता है वो किस निबंध से होता है और उसके लेखक कौन हैं? तो वो हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर और निबंध है सभ्यता और प्रगति के एक उद्धरण से होता है, जिसमें कवि गुरु हमें याद दिलाते हैं कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और उदार आनंद बचपन की कुंजी हैं। यानी बच्चे का क्रिएटिव होना जो है, सृजनात्मक होना, रचनात्मक होना और उदार आनंद वो दोस्तों बचपन की कुंजी हैं और ना समझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। यानी अगर कोई इस बात को नहीं समझ पाता है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद लेना जो है बच्चों की बचपन की कुंजी है, तो वो दोस्तों कैसे हैं, वो वयस्क संसार कैसा है, उनकी विकृति के लिए खतरा पैदा करता है। आगे दोस्तों मार्गदर्शी सिद्धांत देखें तो दोस्तों पहला मार्गदर्शी सिद्धांत एनसीएफ के द्वारा जो दिया गया वो है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा गया। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा गया। और दूसरा दोस्तों इसके द्वारा पढ़ाई को रटने की जो प्रणाली है उससे मुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, अगली अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों आप अगला सिद्धांत क्या है कि पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न रह जाए। माने ये सब चीज़ें को ध्यान रखा गया है कि पाठ्यचर्या जो है पुस्तक केंद्रित न रह जाए। चौथा इसमें ये ध्यान रखा गया है कि कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, माने एक्टिविटीज़ से जोड़ा जाए, उसमें कुछ क्रियाकलाप कराए जाएं।
और पांचवा दोस्तों इसमें जो सिद्धांत, इसका मौलिक सिद्धांत जो जोड़ा गया है इसमें, वो ये है इसे बनाने के पीछे कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों, यानी उनमें अपने राष्ट्र के प्रति क्या हो दोस्तों, राष्ट्रभक्ति की भावना हो, राष्ट्र सेवा की भावना हो, ये सभी भरे हों। इसलिए ये राष्ट्रीय रूप पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसको इन चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और प्रमुख सुझाव देखें दोस्तों कि क्या प्रमुख सुझाव दिए हैं। पहला एक सुझाव कि शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो नॉलेज प्रीवियस नॉलेज है बच्चे को, उससे जो नई नॉलेज हम जोड़ना चाहते हैं उससे जोड़ा जाए। दूसरा दोस्तों कि मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाया जाए, यानी जो चीज़ें उसके सामने मौजूद हैं उनके द्वारा बच्चों को अमूर्त ज्ञान की तरफ दौड़। अब देखिए मूर्त अमूर्त को ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे आपने अलंकार पढ़े होंगे, अलंकार में जो चीज़ हमारे सामने है वो कैसी है, वो मूर्त है, और जो चीज़ हमारे सामने नहीं है वो कैसी है, वो दोस्तों अमूर्त है। आगे कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अब दोस्तों सूचना क्या होती है, सूचना तो सिर्फ एक खबर दे दी जाती है, आपको किसी भी चीज़ की सूचना दे दी जाती है, लेकिन उसका सही गलत या उसका सिद्धांत पूरा वो हम कब जानेंगे, जब हम उसको अच्छे से उसका एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों यानी सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। आगे कि विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं, यानी अगर हम पाठ्यक्रम को बहुत बड़ा बना देंगे तो वो उबाऊ हो जाएगा। अगर हम किताबें बहुत मोटी मोटी कर देंगे तो वो बच्चा उसे पढ़ने से कतराएगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये तो दोस्तों हम बड़ों के साथ भी होता है, फिर भी बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। आगे मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी अगर हम कहने लगे बच्चों से कि बच्चों झूठ बोलना गंदी बात है, पतंग उड़ाना गंदी बात है, गाली देना गंदी बात है, तो ये उपदेशात्मक हो गया। तो दोस्तों ये ऐसे बच्चे सीख नहीं जाएंगे क्या, हमारे इतने से कहने भर से सीख जाएंगे, नहीं, उनको हमें ऐसा वातावरण स्थापित करके देना पड़ेगा जिससे दोस्तों बच्चे उस वातावरण में रहकर इन सब चीज़ों से खुद ब खुद दूर चले जाएं। आगे देखें नंबर 5, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। यानी ऐसा नहीं रहता कि शिक्षक बोलता रहा और बच्चा अपने विचारों को शिक्षक के सामने रख ही नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है, क्योंकि दोस्तों कई बार टीचर ये सोचने लगते हैं कि मैंने अगर मल्टीप्लाई पढ़ा दिया है, गुणा के सवाल पढ़ा दिए हैं तो बच्चा उसमें निपुण हो जाए, बिल्कुल निपुण हो जाए। ऐसी धारणा रखना भी गलत है। आगे बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, यानी जो बच्चों का स्कूल के बाहरी जीवन है उसमें बच्चों को कोई तनाव ना रहे, ऐसा हम दोस्तों वातावरण प्रदान करें। आगे दोस्तों कक्षा में शांति, तो दोस्तों का नियम बार बार ठीक नहीं है। अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि शिक्षक बोलता रहे बच्चे शांत बैठे रहें, तो वो कक्षा शांति नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सह शैक्षिक गतिविधियों से बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, यानी जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। ये इसका एक और दोस्तों सुझाव है। आगे समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दिया जाए, यानी जो समुदाय है, जो आसपास का जिसमें बच्चा रहता है, उसको मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त करने के अवसर देने चाहिए। आगे दोस्तों खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है। खेल आनंद व सामूहिकता की भावना, यानी खेल खेलने का मतलब सिर्फ हार और जीत नहीं है, बच्चे को उसमें आनंद आना चाहिए और बच्चा खेल से सामूहिकता सीखे।
और रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को परिश्रय ना दे, यानी बस केवल ये इसलिए ना खेले कि वो उसे हारना है या जीतना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें। यानी मातृभाषा को दोस्तों महत्वपूर्ण माना गया है। कई बार हम मातृभाषा की अवहेलना कर देते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में होती है कि जो मातृभाषा होती है उसको नहीं करके एक और सेकेंडरी लैंग्वेज बच्चे के ऊपर थोप दी जाती है कि आपको उसी का ही प्रयोग करना है। नेक्स्ट आगे, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए, यानी बच्चे जाएं और खुद से अपनी रुचि की, खुद से अपने इंटरेस्ट की पुस्तकों को बच्चे आसानी से पढ़ सकें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे और कुछ सुझाव हैं उनको देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगला सुझाव क्या है कि वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अंतःक्रिया का मौका देती हैं, यानी जिनको पढ़ने के बाद बच्चे अंतःक्रिया कर पाते हैं, इंटरेक्शन कर पाते हैं, तो वो पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं। आगे दोस्तों, कल्पना व मौलिक लेखन के आधिकारिक अवसर प्रदान कराएं। कल्पना यानी इमेजिनेशन, मौलिक लेखन यानी उसको लिखना दोस्तों अपनी भाषा में, तो उसके लिए आधिकारिक अवसर प्रदान कराए जाएं। नेक्स्ट है दोस्तों, सजा व पुरस्कार की भावना को भी सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए कि सजा देना या उसको ऐसा नहीं है अनलिमिटेड, यानी बच्चे को एक सजा ही सजा देते रहे या बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों पे पुरस्कार ही देते रहे, तो उस पर नहीं करना चाहिए। तो उसका एक लिमिट होनी चाहिए, माने एक सीमा होनी चाहिए उसकी भी। बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए, माने टीचर केंद्रित ना हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हम करते हैं, यानी बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखा जाए और बच्चे के दोस्तों विचारों को ध्यान में रखा जाए, ऐसी शिक्षा हो। आगे है दोस्तों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को परिश्रय दें, यानी केवल मनोरंजन तक ही सीमित ना रहें सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनसे बच्चों को क्या होना चाहिए, कुछ अच्छे मैसेज मिलने चाहिए, उनका कुछ नैतिक विकास होना चाहिए, जिसे हम यहाँ पर सौंदर्य बोध कह सकते हैं। आगे दोस्तों, कि शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए, यानी मूल्यांकन भी बच्चों का उनके शिक्षण के साथ साथ लगातार होता रहना चाहिए। आगे है, शिक्षकों को एकाडमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाए, यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं, जो लेटेस्ट तरीके आते हैं पढ़ाने के, उन सब को टीचर को समय समय पर मिलता रहना, नए नए उनको ठीक समय पर मिलते रहने चाहिए। ये दोस्तों ये सुझाव थे। अच्छा, अब दोस्तों बात करते हैं और क्या है इसमें कि बताया गया है ज्ञान निर्माण के कुछ सिद्धांत तो बताए गए हैं एनसीएफ के द्वारा, वो सारे तो सुझाव थे कि भाई एजुकेशन में होना कैसा चाहिए। अब बात करते हैं कि ज्ञान निर्माण के क्या क्या सिद्धांत दिए हैं इसने। उसने कहा है दोस्तों कि ज्ञान के निर्माण कैसे होगा, तो पहला सिद्धांत है कि सीखना एक क्रियाशील और निर्माणात्मक प्रक्रिया है। क्रियाशील कैसे, एक्टिव, अक्रियाशील नहीं है, निष्क्रियाशील नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल एक्टिव ही ना रहे, बच्चा एक्टिव रहे और निर्माणात्मक प्रक्रिया अपनाए, माने खुद से निर्माण करे, यानी विद्यार्थी के ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। किसने कहा दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो, जैसे जीन प्याजे को ही ले लें आप, तो बच्चे जो हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसा करते हैं, स्वयं करते हैं। तो ये दोस्तों ये ज्ञान निर्माण के सिद्धांत दिए हैं। और कहा है कृतियों के माध्यम से, कृतियाँ यानी रचनाओं के माध्यम से ज्ञान का निर्माण होता है, और ज्ञान के निर्माण से बच्चों का मनोविकास होता है, मानसिक विकास होता है। अब दोस्तों ये बात आई थी क्या कि कृतियों के माध्यम से बच्चों का मनोविकास, तो देखें दोस्तों कि कोई भी क्रिया स्वयं करने से ही बच्चों का मनोविकास होता है, यानी ऐसा नहीं है कि हम करके दिखा दें बच्चे देख लें। वही बात जैसे कि साइकिल चलाने को अगर सीखना चाहते हैं तो देखकर कभी नहीं आती, उस पर बैठना ही पड़ेगा, उसको खुद से चलानी पड़ेगी, तभी बच्चे साइकिल सीख पाते हैं। वे माता पिता, शिक्षक अथवा व्याख्या के माध्यम से भी सीखते हैं, पर स्वयं खोजकर जब ज्ञान निकालते हैं तो जैसा वह ज्ञान का जैसा विकास वह होता है कि बच्चे खुद खोजकर निकालें, वह किसी दूसरे सिखाने से संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे स्वयं करके सीखें। आगे दोस्तों ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, तो ज्ञान का निर्माण भौतिक, जैविक, सामाजिक
संदर्भों से जुड़ा होता है। किस किस से? भौतिक, जैविक और सामाजिक संदर्भों से जुड़ा होता है। आगे दोस्तों इसमें लिखा ज्ञान के निर्माण में शिक्षक की भूमिका। तो दोस्तों ज्ञान के निर्माण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो यह भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाता है कि बच्चों का स्कूल ही शिक्षकों के शिक्षा प्राप्त करने की भूमि है। माने स्कूल, कॉलेज, देश विदेश जाकर भी जो शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती, शिक्षकों को वह शिक्षा बच्चों से प्राप्त हो सकती है। और बस सीखने की इच्छा और विनम्रता हो। या देखिए देखो बच्चे, टीचर केवल ये ना सोचे कि मैं सर्वज्ञाता हूँ या मैं ही सब कुछ जानता हूँ। तो दोस्तों क्लास को मानकर चलें कि क्लास एक प्रयोगशाला है जिसमें कुछ बच्चे हमसे और कुछ हम बच्चों से सीखते हैं। या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे के व्यवहार का परिमार्जन, माने विचारों का जो परिमार्जन होता है वो हम करते हैं। तो क्लास को एक वैसी प्रयोगशाला समझें। तो दोस्तों ज्ञान के निर्माण में शिक्षक की सिर्फ यही भूमिका होती है कि बच्चों का सही मार्गदर्शन करे, उन्हें स्वयं करने के लिए प्रेरित करे और उन्हें पढ़ाई के समय कक्षा में सक्रिय रखे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वहाँ पर मेन काम बचता है एनसीएफ का, यानी सभी सब्जेक्ट्स को लेकर एनसीएफ ने क्या सुझाव दिए हैं, विज्ञान को लेकर, गणित को लेकर और दोस्तों भाषा शिक्षण को लेकर। और ये तमाम चीज़ें दोस्तों हम अपने एनसीएफ के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ठीक समय तक पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।